गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की फिर से हमारी क्लास है। काफी गैप के बाद जो क्लास बनी है आज हमारी, और वो है क्लास 10 की। सब्जेक्ट हमारा जो है बुक भूगोल, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर है हमारा वन एवं वन्य जीव संसाधन। वन एवं वन्य जीव संसाधन। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वनों के बारे में। वनों की हमें क्या आवश्यकता है, वन में रहने वाले जो जीव हैं, वन्य जीव कहते हैं जिनको हम, वो वन्य जीव हमारे लिए किस प्रकार सहायक है, किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक है, और उनका और हमारा क्या नाता है, क्या जरूरत है हमें उनकी, हमें उनका संरक्षण क्यों करना चाहिए। इन सब बातों पर हम आज के चैप्टर में गौर करेंगे। तो बच्चों देखिए, पृथ्वी पर हम अनेकों अनगिनत जीवों के साथ निवास करते हैं। लाखों में संख्या है जीवों की, और उनके साथ चाहे वो छोटा जीव, बैक्टीरिया, जो कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीवों से लेकर के ब्लू व्हेल, हाथी, शेर, चीता, इनके साथ हम पृथ्वी पर निवास करते हैं। और ये सभी कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक हैं। हम इनके लिए लाभदायक है, और ये जीव हमारे लिए लाभदायक है। और ये जो सिस्टम बना हुआ है आपस में, एक जो एक दूसरे के ऊपर आत्मनिर्भरता है, इसी को हम कहीं ना कहीं पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो बच्चों, वन जिसको हम जंगल भी कहते आ रहे हैं, हालांकि इनमें थोड़ा सा माइनर सा अंतर होता है, लेकिन उस पर हम नहीं जाएंगे। हम बात कर रहे हैं फिलहाल देखा जाए तो वन या जंगल। तो वन हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। बच्चों, अगर वन नहीं होंगे पृथ्वी पर, तो ये मान करके चलिए हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। क्योंकि वनों में होते हैं पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, और ये हमारे जीवन को सुगम बनाते हैं। वन में जो पेड़ पौधे हैं, वनों में वो पेड़ पौधे हमारे लिए वर्षा यानी कि बारिश लाने में सहायक होते हैं। हमारे वायुमंडल को नियंत्रित, वायुमंडल में जो गैसों का अनुपात है, रेशियो है, उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। जो ऑक्सीजन गैस हम श्वसन क्रिया में लेते हैं, वो ऑक्सीजन गैस को ये अपने पेड़ पौधे जो होते हैं वो भोजन बनाने की क्रिया में हमारे लिए प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हम इन पर निर्भर हैं, और पेड़ पौधे हम पर निर्भर है। तो इसलिए हमें इन वनों की सुरक्षा करना अति आवश्यक माना गया है। अब बात करते हैं बच्चों हम वन्य जीवों पर। इन वनों में रहने वाले जीव, चाहे वो सूक्ष्म जीव, छोटा बैक्टीरिया हो, जोंक, कीड़े मकोड़े हो, चाहे पक्षी हो, चाहे बड़े से बड़ा और हाथी, या फिर आपका ब्लू व्हेल जैसे जीव जंतु कोई भी है, वो सभी हमारे लिए आवश्यक है। ये हमारे पर्यावरण को बनाए रखने में मददगार होते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार जब ये जलीय जीव, वन्य जीव हमारे लिए जब लाभदायक है, तो क्यों न हमें इनकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो वनों की सुरक्षा की जरूरत क्या है हमको। वन तो पृथ्वी पर अपने आप आते हैं, हम जंगलों में जाके पेड़ पौधे लगाते ही नहीं है। लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि जैसे जैसे पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे ही हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बच्चों इन वनों को, इन जंगलों को काटते जा रहे हैं। तो जब काटते जा रहे हैं, तो इनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। और जो वनों की संख्या कम होती जा रही है, वनों का अनुपात कम होता जा रहा है,
वन भूमि का अनुपात कम होता जा रहा है, तो वन्य जीवों के जीवन पर भी इसका असर पड़ रहा है। यानी कि जब जंगल खत्म हो रहे हैं, यानी कि इन वन्य जीवों का जब आवास खत्म हो रहा है एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से इनकी संख्या भी कम होती जा रही है। तो सरकार को चिंता हुई, तो 1960 से 70 के दशक में जो पर्यावरणविद थे, जो पर्यावरण हितैषी थे, उन बुद्धिजीवियों ने सरकार से मांग करना शुरू किया कि ऐसा कोई प्रावधान लाया जाए, ऐसा कोई अधिनियम लाया जाए जो वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा कर सके। हम अंधाधुंध जंगलों को काटते जा रहे हैं, किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से जंगलों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं हम। तो उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव, प्रभाव नहीं कहेंगे, दुष्प्रभाव कहेंगे उसको हम, और वो दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो बच्चों, सन 1972 में वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, और वन्य जीव अधिनियम 25 अक्टूबर 1900, सॉरी, वन अधिनियम 1980 में आया। दोबारा सुनिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया, और वन संरक्षण अधिनियम 25 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया। तो जब हमें लगा कि ये कम होते जा रहे हैं, तो इनके लिए सरकार ने अधिनियम बनाया, और उस अधिनियम का उद्देश्य था वनों की कटाई को रोकना, वन्य जीवों के आवास को सुरक्षित रखना, और मानव जीवन को भी कहीं न कहीं संरक्षण प्रदान करना। इन उद्देश्यों की वजह से हमें ये वन संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाना पड़ा। पूरे विश्व की जो जीव जंतुओं की जो उपजातियां हैं, उनका 8% भारत में उपलब्ध है। अगर उनकी संख्या देखें हम, तो यह 8% जो संख्या है, अगर देखें तो वो लगभग 16 लाख उपजातियां हमारे देश के अंदर उपलब्ध। तो इतना विशाल भंडार हमारे देश के अंदर इन जीव जंतुओं का, प्रजातियों का था। लेकिन अब वो इतना कम हो गया कि हमको ये कदम उठाना पड़ा। बच्चों, एक टाइम था कि हमारे यहां देश में 55,000 बाघ थे, लेकिन वो संख्या घटती घटती 1827 रह जाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय माना गया। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें वनों की चिंता हुई, वन्य जीवों की सुरक्षा की चिंता हुई। बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो लगभग खत्म होने को है, तो ऐसे हालात में इनकी चिंता करना वाजिब था। अब बच्चों, हम बात करेंगे जैव विविधता की। जैव विविधता, देश में इतने सारे जीव उपलब्ध थे, इतनी संख्या में जीव उपलब्ध थे हमारे देश में, इतनी विभिन्नताएं थी उनमें, एक ही जीव के विभिन्न प्रकार थे, और ये जो विविधता थी, ये जो अंतर था उनका, इनकी जो संख्या थी, यानी प्रकार थे जो, इसी को हमने जैव विविधता का नाम दिया। जीवों में विविधता, जीवों के प्रकार, एक ही प्रकार के। अब जैसे अगर हम भैंस की बात करें, तो भैंसों के कई प्रकार होते हैं बच्चों, विभिन्न प्रकार के। जैसे सांप की बात करें हम, जंगली जीव है, सांप की बात करें हम,
तो सांप के हम कितने नाम सुनते हैं, ये सांप, वो सांप, कोबरा, ये अजगर, एनाकोंडा। इस प्रकार से हमें इसी विविधता को, विभिन्न प्रकार के जीवों की जो संख्या है हमारे देश के अंदर, इसी को हमने जैव विविधता का नाम दिया। और एक कहीं ना कहीं जैव विविधता जो है, अब जैसे जैसे जंगल कटते जा रहे हैं, वन कटते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही ये जैव विविधता कम होती जा रही है। यानी कि जीवों की संख्या पृथ्वी पर हमारे देश में कम होती जा रही है। इसकी फिर हमको चिंता हुई, और इस चिंता के परिणाम स्वरूप 1972 में ये अधिनियम आया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो बच्चों, इसमें कुछ ऐसे जीवों को सूचीबद्ध किया गया जिनकी संख्या दिन ब दिन ज्यादा अनुपात में घट रही थी। जिसमें कुछ जीव है हमारे यहाँ पर बच्चों, जैसे बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, मगरमच्छ, घड़ियाल, एशियाई शेर, काला हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन, तेंदुए। इस प्रकार के जीव जो थे, इनका खास सुरक्षा का प्रबंध किया गया। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे जैव विविधता की। अब हम जैव विविधता पर अगर हम बात करें, तो अब उसका जो कारण था, क्या कारण था कि जैव विविधता कम हुई है? तो कहीं न कहीं वन काटे गए, और वन जो काटे गए थे, तो वन कटने से जीव कम हुए। तो हम ये कहें कि वन क्यों कटे, वन का कटने का कारण क्या था, वन की संख्या कम क्यों हुई, तो बात वही है। और या फिर हम कहें कि जैव विविधता कम होने का कारण क्या है, तो वन काटे। तो इन दोनों का लगभग एक ही कारण है, उन पर हम गौर करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं वन क्षेत्र का कम होने का कारण। वन क्षेत्र यानी वन वाली जो भूमि है, जमीन है, पेड़ पौधे हैं, वो कम क्यों हुए? तो सबसे पहला जो कारण है बच्चों, वो है कृषि क्षेत्र का विस्तार। जैसे जैसे पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे ही हमें अधिक अनाज की आवश्यकता पड़ी। जब अधिक अनाज की आवश्यकता पड़ेगी हमें पेट भरने के लिए, तो हमें कृषि क्षेत्र चाहिए, कृषि करने के लिए जमीन चाहिए। तो वो जमीन हम बढ़ाते चले गए, और कहीं ना कहीं जंगलों को काटते चले गए। और जब जनसंख्या बढ़ेगी, तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने कामों के लिए, अपने भोग विलासिता के लिए हमने क्या किया, जंगलों की कटाई की। लकड़ी हमें आवश्यकता पड़ी, लकड़ी काटी हमने। घर बनाने के लिए आप देखते हो, दरवाजे, खिड़की, ये बेड, टेबल, कुर्सी, इस तरह से इन सब के लिए हमें लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जंगलों को अंधाधुंध काटा। तो पहला था हमारा कृषि क्षेत्र का विस्तार, खेती की जमीन का विस्तार करने के लिए हमने जंगलों को काटा। दूसरा है बड़ी विकास परियोजनाएं, जैसे रेलवे, नदी घाटी परियोजना। रेलवे जैसी बड़ी परियोजना जब हमारे देश में आई, तो आपने देखा होगा, आजकल तो खैर नहीं, लेकिन पहले शुरुआत में रेलवे पटरी को बिछाने के लिए नीचे लकड़ी के फट्टे लगते थे, मोटे मोटे लगते थे बच्चों। तो वो लकड़ी इतनी सारी मात्रा में, इतनी बड़ी मात्रा में वो लकड़ी जो काम आई, इतनी बड़ी मात्रा में जो वो लकड़ी काम आई रेलवे में, तो उसमें वो लकड़ी कहां से आई हमारे लिए, वो लकड़ी आई जंगलों से। तो जंगल इसलिए भी हमने काटे। नदी घाटी परियोजनाएं जब बनाई गई, जगह जगह बड़े बड़े तालाब बनाए गए, बांध बनाए गए, तो उनके स्थान पर जो जंगल थे, उन जंगलों को भी वहां से काटा गया। तो इन वजह से भी, इस वजह से भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो आई हमारे देश में, उनके लिए भी हमने जंगलों को काटा। दूसरा है खनन। बच्चों, खनन कार्य, खनन का मतलब होता है खान खोद करके अंदर से धातु निकालना। पहाड़ों में से, चाहे जंगलों में से, जब हम खनन कार्य करते हैं, कोई धातु निकालने के लिए बड़ी लंबी लंबी सुरंग खोद देते हैं, खान खोद देते हैं, तो उस जगह पर
भी पेड़ पौधे अधिक मात्रा में काटे जाते हैं और ये खनन कार्य भी पेड़ पौधों की संख्या को कम करने में सहायक होता है। चौथा पॉइंट जो इसमें है बच्चों, वो है पशु चारण एवं ईंधन के लिए लकड़ी काटना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो देश में पशु बढ़े, और पशु बढ़े तो उनके लिए चारे की हमें आवश्यकता पड़ी। तो बच्चों वो चारा हमें जंगलों से मिलने लगा, तो उस चारे की पूर्ति हम जंगलों से करने लगे और हम पशुओं को चराने के लिए जंगलों में ले जाने लगे। तो हम कहीं ना कहीं हमने उन जंगलों का, उन वनों का दोहन किया, उपयोग में लाए गए लकड़ी हो, चाहे कोई घास हो, कोई चारा हो, किसी भी वजह से हमने जंगलों को काटना शुरू किया। तो कहने का मतलब पशुचारण और ईंधन, खाना बनाने के लिए जब हम लकड़ी का उपयोग करते हैं बच्चों, तो वो लकड़ी भी हमारे लिए वनों से या जंगलों से पेड़ काटने पर ही प्राप्त होती है। तो ये जो आवश्यकता है ये भी पूर्ति करने के लिए हमें कहीं ना कहीं वन कटाई में ही हमारा ध्यान गया और हमने वन काटे और वन काट करके लकड़ी की पूर्ति हमने की। पांचवा है औपनिवेशिक वन नीति। बच्चों औपनिवेशिक वन नीति के बारे में अलग से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो वन नीति को हम ठीक से समझेंगे कि ये औपनिवेशिक वन नीति क्या थी। देखिए, औपनिवेशिक सरकार, अंग्रेजी सरकार हमारे देश में जब थी, उस समय उनका ध्यान हमारे देश के जंगलों पर गया, वनों पर ध्यान गया। उन्होंने देखा कि इतना सारा वन पड़ा हुआ है, इतनी बड़ी संख्या में, जिसने देश के इतने बड़े भूभाग को कवर कर रखा है। ये जंगल हमारे किसी काम के भी नहीं है, क्यों न इन जंगलों को, इन वनों को काट करके इसमें खेती की जमीन के रूप में खेती की जाए, तो हम किसानों से खेती के नाम पर इनसे टैक्स वसूल कर सकते हैं। तो औपनिवेशिक सरकार ने अपने स्वार्थ के लिए इन जंगलों को कटवाया, इन वनों को कटवाया और वन काट करके जमीन को प्लेन किया और प्लेन करके किसानों को वो जमीन दे दी। किसानों ने इस पर खेती करना शुरू किया। फिर जाकर के सरकार ने, औपनिवेशिक सरकार ने क्या किया, इस जमीन पर किसानों से कृषि कर, टैक्स के नाम से टैक्स टैक्स लगा दिया खेती की कर पर। तो ये अपनी सरकार की वन नीति थी कि उन्होंने वनों को कटवाया, उस पर खेती की जमीन बनाई और खेती के किसानों को दिया, और किसानों ने जमीन पर जब खेती की करना शुरू किया तो उनसे टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बहुत सारा पैसा इन जंगलों की जमीन से अपने खजाने में भरा। तो ये कुछ कारण जो थे, इन वजह से जंगलों की कटाई ज्यादा मात्रा में हुई और कहीं ना कहीं जैव विविधता भी कम हुई। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है जैव विविधता के कम करने के कारण। तो वही बात आ गई हम कि जैव विविधता कम क्यों हुई, अब इन पर बात कर लेंगे, दोनों मिलते जुलते हैं लगभग, वही बात है। तो जैव विविधता के कम होने के कारण, कारक, वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्होंने जैव विविधता को, उसमें एक दो बातें एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगी कि जैव विविधता यानी कि जीवों को भी कुछ बातों ने नुकसान दिया, तो वो जीवों की संख्या, वो जीव क्यों मरे, क्यों कम पड़े, इन बातों पर हम गौर करेंगे। तो पहला है पर्यावरण प्रदूषण। जैसे जैसे वन कटते गए, पर्यावरण प्रदूषित होता गया। पेड़ पौधे हमारे पर्यावरण को दूषित होने से बचाते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, लेकिन जब पेड़ पौधे कम हो जाते हैं पृथ्वी पर, तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता चला गया और वो प्रदूषण जीव जंतुओं को नुकसान कर गया। जीव जंतु मरने लगे, प्रदूषण की चपेट में आने लगे और उनकी संख्या कम होती चली गई। अति उपभोग,
जंगलों का बहुत ज्यादा दोहन, जंगलों का अति उपभोग करना, वनों की कटाई करना, या जीवों को अपने उपभोग के लिए काटना, मारना या उनको खाना। कुछ जीव ऐसे हैं जिनको हम उनका दोहन करते हैं, हम उनको मार करके अपने भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ जीव आपस में एक दूसरे पर निर्भर है तो वो उनको खाते हैं। और दूसरा कारण इसमें है कि जंगलों का अति उपभोग या वन्य जीवों का अति उपभोग, इन दोनों कारणों से भी जैव विविधता कम हुई है। जंगल कम हुए तो जीव कम हुए, और कुछ जीवों को हमने खा करके अपने पेट पूर्ति करने के लिए उनको मारा, इसलिए भी उनकी संख्या कम हुई। इसलिए भी कहेंगे कि जैव विविधता कम हुई। वन्य जीवों का अवैध शिकार करना, वन्य जीवों की अवैध शिकार। वन्य जीवों पर जो हम अपने शौक के लिए शिकार करते हैं इलीगल तरीके से, उनका शिकार करना भी प्रतिबंधित है। फिर भी हम शिकार करते हैं, तो जो शिकार का बड़ा शौकिया रूप जो होता है शिकार करने का, पशुओं का, जीव जंतुओं का, जंगली जीवों का, वो भी कहीं ना कहीं जैव विविधता को कम कर रहा है। दावानल, बच्चों दावानल क्या होता है? दावानल का मतलब है जंगल की आग। कई बार हमने अखबार में पढ़ा है, हम सुनते हैं कि फला जंगल में आग लग गई, इतने दिनों से आग चल रही है, इतनी गाड़ियां चल रही बुझा रही हैं आग को, लेकिन कवर में नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है कि जंगलों में भी गर्मी के दिनों में जब उमस होती है, उष्ण कटिबंध है, बहुत ज्यादा गर्मी जब होती है तो जंगलों में आग लग जाती है, और उस आग की वजह से बहुत बड़ी संख्या जीवों की कम हो जाती है। उस जंगल में रहने वाले सभी जीव भी नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कितनी घटनाएं अब तक हो चुकी है जंगल में आग लगने की, इस वजह से भी जैव विविधता कम हुई है। वन्य जीवों का आखेटन, वन्य जीवों का आखेटन, वही बात है, आखेट का मतलब शिकार होता है। तो वन्य जीवों की शिकार करना, उनका आखेट करना, अपना आनंद स्वरूप, आखेट का मतलब यहां पर क्या है? अपने स्वार्थ के लिए, अपने शौक के लिए, अपने आनंद स्वरूप उनका आखेटन करना, जीव जंतुओं को मारना, इस वजह से भी जीव जंतुओं की संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। वन्य जीवों का आवास का विनाश, वन्य जीवों के आवास, वन में रहने वाले जीवों का आवास क्या है बच्चों? जंगल, पेड़ पौधे, घने पेड़ पौधे। और जब हम उन पेड़ पौधों को काटेंगे, जंगलों को खत्म करेंगे, तो कहीं ना कहीं उन जीव जंतुओं के आवास भी खत्म होगा, समाप्त होगा। और जब इनका आवास समाप्त हो जाएगा तो ये जीव जो है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, हो जाएंगे। इसलिए जैव विविधता को कम करने में इनके आवास की जो समाप्त होना है वो भी नुकसान दे रहा है। अत्यधिक जनसंख्या, बच्चों सबसे पहले हमने इसी बारे में बात किया था कि भाई जैसे जैसे देश में जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे हम इन वनों को काट रहे हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, और जैसे जैसे हम जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे वन की संख्या कम होती जा रही है, वन भूमि की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि हमें जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमें अनाज की पूर्ति करने के लिए हमको कृषि के लिए भूमि चाहिए, और वो कृषि भूमि कहीं ना कहीं हम जंगलों को काट करके हमारी बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए जनसंख्या की बढ़ोतरी जो है वो भी जैव विविधता को कम कर रही है। तो बच्चों आज हमने जाना हमारे देश में जीवों की किस प्रकार से मात्रा कम हो रही है, किस प्रकार से वन काटे जा रहे हैं, क्यों काटे जा रहे हैं, क्या हमारा इनसे संबंध है, और क्यों हमें इनको बचा के रखना आवश्यक है। तो अगली क्लास में हम बात करेंगे कि अब हमें इनको बचा के रखना क्यों जरूरी है, और क्या क्या किस किस प्रकार से हम इनको बचा सकते हैं, और उसमें हमारे समाज की, आम आदमी की, समुदाय की
क्या महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और क्या समाज ने अब तक इसके लिए काम किया है। इन बातों पर हम अगली क्लास में गौर करेंगे। धन्यवाद।